हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज बायोलॉजी का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। आज की क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमेशा तो मैं आपसे लाइव क्लास में रूबरू होता हूं, लेकिन आज आप सभी की डिमांड पर मैं बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लगता है RUHS के द्वारा, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा, इसमें किस प्रकार के बायो के प्रश्न आते हैं, उसका क्या ब्लूप्रिंट रहता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, ये सारी जानकारी इस मॉडल पेपर से आपको मिल जाएगी। और विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा मेरे साथियों इस प्रकार के मॉडल पेपर के टोटल 15 सेट तैयार किए गए हैं। और ये जो मॉडल पेपर के 15 सेट हैं, ये हम केवल और केवल 100 रुपये में आपको दे रहे हैं। यदि किसी बच्चे को इस मॉडल पेपर की जरूरत है तो आप 9828721229 इस नंबर के ऊपर तुरंत 100 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए उस पेमेंट का। आपके ऊपर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर मॉडल पेपर के 15 सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मिल जाएंगे। तो मेरे साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, फार्मेसी की या पैरामेडिकल की, तो हमारी टीम आपको बिल्कुल निःशुल्क डेली रेगुलर लाइव कक्षाएं लेती है और लाइव कक्षाओं के द्वारा बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही है, जिसमें बायोलॉजी का मैं पूरा का पूरा सिलेबस आगे आने वाले इन 45 दिनों तक करवा दूंगा। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा के लिए बायो के सिलेबस की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे साथियों, आपको विजय पूनिया पर भरोसा रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, हर एक प्रश्न को समझा रहा हूं, कैसे प्रश्न आते हैं देखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है क्रांतिक तत्व है। तो क्रांतिक तत्व कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों, पहले तो क्रांतिक तत्व आप कहोगे, पौधे के लिए पूछा गया है कि प्लांट के लिए क्रांतिक तत्व कौन से होंगे। क्रांतिक तत्व उनको बोलते हैं जिनकी एक प्लांट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मेरे दोस्तों। तो याद रखो एक बात कि पौधे को कौन से तत्व ज्यादा चाहिए। जल्दी आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए। सबसे पहले आंसर किसका आता है देखते हैं। बिल्कुल सुनील सैनी, दिव्यांशी, इसके अलावा मुकेश, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं। तो एक बार सभी कमेंट करो, थम्स अप का साइन करो। आप सपोर्ट कीजिएगा अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मेरे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। NPK, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये आंसर आपका सबसे करेक्ट आंसर है NPK। ये क्रांतिक तत्व है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुरंत आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है प्रश्न को देखते ही। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, घातक जीन में जीन प्रारूप का अनुपात आपसे पूछा गया है। पहले तो घातक जीन, जैसे हम लेथल जीन बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो लेथल जीन के अंदर मेरे दोस्तों जीन प्रारूप का आपसे अनुपात पूछा गया है। जल्दी कीजिएगा, शाबाश, जल्दी कीजिएगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए लेथल जीन से हमेशा प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न मैंने मॉडल पेपर में इसलिए डाला क्योंकि इस हेडिंग से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं मेरे दोस्तों। पहले तो लेथल जीन की खोज किसने की, लेथल जीन के बारे में काम किसने किया, तो एक साइंटिस्ट है मेरे दोस्तों जिसका नाम है क्यू नॉट। पहले तो यह नाम याद रखो आप। इसके बाद में लेथल जीन के बारे में सबसे पहले जो काम किया गया था वो मेरे दोस्तों चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था लेथल जीन का। और चूहों के अंदर किस प्रकार का लेथल जीन है मेरे दोस्तों, तो उनके अंदर उनकी जो देह है, उनकी जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उन बॉडी का जो कलर है, उस कलर के लिए एक रेस्पॉन्सिबल लेथल जीन है मेरे दोस्तों। ठीक है। और इनमें जो चूहे हैं, इनमें जो लेथल जीन है, उस लेथल जीन की वजह से चूहों का रंग जो है वो पीला हो जाता है, एक तरह से उन्हें पीलिया हो जाता है मेरे दोस्तों, और जॉन्डिस की वजह से वो मारे जाते हैं। लेथल जीन उनको कहते हैं मेरे दोस्तों जो समयुग्मजीय अवस्था में, किस अवस्था में, होमोजाइगस स्थिति में। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे जीन जो समयुग्मजीय अवस्था में आकर के किसी जीव की मृत्यु का कारण बनते हैं, उनको हम लेथल जीन कहते हैं। जैसे कि चूहे के अंदर एक लेथल जीन है और वो है स्मॉल वाई। कभी भी चूहा स्मॉल वाई जीन की उपस्थिति में अपने आप को बचा नहीं पाता। तो बताओ ये समयुग्मजीय प्रभावी है कि समयुग्मजीय अप्रभावी?
बिल्कुल सही, ये होमोजाइगस है लेकिन प्रभावी नहीं है, ये अप्रभावी है, ये रिसेसिव है। तो देखिए, जब कोई जीव, आपको पता है एक संकर संकरण की जो F2 पीढ़ी होती है उसका लक्षण प्रारूप क्या होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। सॉरी, उसका जीन प्रारूप होता है 1:2:1। लेकिन एक चूहा मर जाता है घातक जीन की वजह से अप्रभावी अवस्था में, तो पीछे चूहे कितने बचेंगे मेरे दोस्तों, तो पीछे चूहे बचेंगे कितने, 3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2:1। अब सुनिएगा, ये मैंने जेनेटिक में कंप्लीट पढ़ाया भी है। अब इस प्रश्न का सबसे पहले आंसर कौन देता है देखते हैं, देखो कितना दम है मेरे शेरों में, पता चल जाएगा। प्रश्न है, मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया आपस में मिलकर के फीते के समान एक संरचना बनाते हैं और उस संरचना को क्या कहते हैं। मेरे दोस्तों, जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु का जो मध्य वाला भाग होता है, उसके मध्य वाले भाग में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपस में मिल करके शुक्राणु के मध्य में सभी माइटोकॉन्ड्रिया मिल करके एक फीते के समान रचना बनाते हैं। कुछ इस तरह से मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, शुक्राणु के सेंटर में होते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर शुक्राणु के सेंटर में, शुक्राणु के सॉरी मिडल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया इतने क्यों हैं? क्योंकि शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है जिसे आप एक्रोसोम कहते हैं, उसमें लाइसोसोम एंड गोल्जी पाए जाते हैं और लाइसोसोम का ही रूपांतरण होता है एक्रोसोम। अब इसके बाद में तो इस भाग को क्या कहेंगे, जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके, नेबेन कर्ण आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है कि जंपिंग जीन किसे कहते हैं, जंपिंग जीन किसे कहते हैं मेरे दोस्तों। ये आपका जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है जहां से ये प्रश्न लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीएससी की बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट, जंपिंग जीन किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको RUHS BSc नर्सिंग का मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। ये मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर है, ठीक है। और इस तरह के 15 मॉडल पेपर के सेट हमने तैयार किए हैं। यदि आपको लेने हैं तो नीचे लिंक दी गई है, उस पर जाकर के मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो जंपिंग जीन बताइएगा, कोस्मिड को कहेंगे कि प्लाज्मिड को कहेंगे कि फोस्मिड को कहेंगे। देखो, कोस्मिड तो एक तरह का वाहक है, ठीक है ना। प्लाज्मिड भी एक प्रकार का DNA वाहक है, फेजमिड भी एक प्रकार का वाहक है। तो मेरे दोस्तों, यहां आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रांसपोजोन, यानी जो अपनी स्थिति को, जो अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों, और अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ें। अब इस प्रश्न का आंसर आपको ही देना है, मैं नहीं देने वाला, जल्दी कीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? और अगर ये आंसर आपने नहीं दिया ना तो देख लेना आप, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कौन करता है बताइए? अंडाशय करता है कि वृषण करता है कि थायराइड करता है कि पीयूष ग्रंथि करती है? बताइए मेरे दोस्तों। एक हमारे एक बुद्धिमान बालक पढ़ा करता था और प्रैक्टिकल का एग्जाम था और उस बच्चे से पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा कि बेटा तो ये बता कि तेरे शरीर में वृषण है कि अंडाशय है? और लड़के ने आंसर दिया, सर मेरे तो शरीर में दोनों ही अंग है। आप उस लड़के की तरह आंसर मत दे देना, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सुनील सैनी, दिव्यांशु, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ राकेश राठौड़, सुमन, हनुमान सुमन, सभी का पहले तो मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों, आप जितने भी लाइव में जुड़े हो। तो देखिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टेस्टिस यानी वृषण। वृषण के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। इस हार्मोन का अब मैं इसी पर एक प्रश्न और पूछता हूं, 2 प्रश्न इस पे बनाता हूं। वृषण के अंदर वह कौन सी कोशिका है जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है? बताओ, देखें जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, लीडिंग सेल। याद रखना मेरे दोस्तों, वृषण में एक लीडिंग सेल होती है, अंतराली कोशिका बोलते हैं आप उसको। अंतराली कोशिका के द्वारा ही वह जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, छठा। निम्न में से किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता? आपको पता ही है पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है
कुछ विशिष्ट प्रकार के अंगों से होती है, आपको मालूम होगा। तो वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है क्या? बिल्कुल होता है। तने से होता है क्या? बिल्कुल। तने से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कच्चा फल होता है उससे भी वाष्पोत्सर्जन होता है मेरे दोस्तों, लेकिन वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा नहीं होता? जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश। रूट के द्वारा नहीं होता। किसके द्वारा नहीं होता? रूट के द्वारा। अब सुनिएगा, एक इसी पर एक और नया प्रश्न बना देता हूं ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाएं। आप मुझे ये बताओ, पौधे के किस भाग से सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बताओ, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्तियों से। और पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं मेरे दोस्तों, स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, एंजाइम का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? वेरी गुड, शाबाश, क्या प्रश्न बनाया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जल्दी बताइएगा, जो एंजाइम का पूरा संपूर्ण भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि एक एंजाइम के बारे में एक प्रश्न आएगा, वो इसी तरह का आएगा। बताओ, एक एंजाइम का संपूर्ण भाग क्या कहलाता है? वेरी गुड, शाबाश। आपके जिस तरह से आंसर आ रहे हैं वो मेरा खुद का हौसला बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्तों। वेरी गुड, शाबाश। एक बार लाइक कर दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक भेजें मेरे दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहेगी। तो देखिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन मैं इससे पहले इस प्रश्न को समझाना चाहता हूं। देखो, एक एंजाइम का जो संपूर्ण भाग होता है उसको होलो एंजाइम कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब होता है संपूर्ण एंजाइम। ठीक है, और एक होलो एंजाइम के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मैं इसे एक बार जूम आउट कर रहा हूं जिससे आपकी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक जो होलो एंजाइम होता है मेरे दोस्तों उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, तो होलो एंजाइम मतलब संपूर्ण एंजाइम। होलो एंजाइम के भी दो भाग है। एक भाग को कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एक को कहते हैं को फैक्टर। क्या कहते हैं? को फैक्टर यानी सहकारक। मेरे दोस्तों, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है उसको तो हम एपो एंजाइम कहते हैं, और एंजाइम का जो प्रोटीन रहित भाग है उसे हम को फैक्टर कहते हैं। तो यहीं से दो प्रश्न और बन सकते थे। अगर आपसे यह पूछते कि एंजाइम का वह कौन सा भाग है, या एंजाइम का प्रोटीन रहित भाग जिसमें प्रोटीन होता ही नहीं, उसको क्या कहोगे? सहकारक। एंजाइम का कंप्लीट भाग क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम। और एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम। ठीक है ना, याद रखना मेरे दोस्तों। इसी तरह से प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह जो है सहकारक का ही भाग है। ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? वेरी गुड मेरे शेरों, वेरी गुड। अब देखिएगा, अगले प्रश्न पे लेके जाता हूं, आप आंसर देते रहना। आज आपको ये प्रश्न सीख के जाने हैं, और मान के चलो 3-4 प्रश्न जो हैं इन एंजाइम वाले टॉपिक से इसी तरह के आए हैं और इसी तरह के आएंगे। इस पेपर को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 7-8 बायो के प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक प्रश्न पर 2-2, 3-3 नए प्रश्न सिखा रहा हूं, और इस पेपर के साथ आपके 100 टॉप क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, प्रश्न क्या है? अनुप्रस्थ सेतुओं के बंधन के लिए कौन से आयन की उपस्थिति जरूरी है? तो देखिएगा, यह प्रश्न है मसल से रिलेटेड है, आपका पेशियों से रिलेटेड है मेरे दोस्तों। ठीक है, और जब भी बात मसल्स की आती है, जब भी बात पेशियों की आती है मेरे दोस्तों, तो पेशियों के अंदर होता है एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पेशियों के अंदर पेशी कोशिका जो होती है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे दोस्तों, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही आपके कैल्शियम भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं, वो भी पहले सुन लो। आपसे अगर कोई कहे कि एक जो पेशी होती है, पेशी कोशिका जो होती है, पेशी कोशिका के अंदर सार्कोमियर होता है मेरे दोस्तों, और हर एक सार्कोमियर के अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं। किसके? एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और ये एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करती है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर गतियां होती है। याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब सुनिएगा,
तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये रीट के अंदर क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों, और इस प्रश्न में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, इस बार आपको मालूम होगा, ठीक है ना। ये आनुवंशिक डिजीज से रिलेटेड प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, जेनेटिक वाले टॉपिक से ये प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक आनुवंशिक रोग का प्रश्न आएगा आपके, ठीक है। ये जो मैंने प्रश्न पेपर बनाया ना, ये ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाया, यानी कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं उसी तरह का विश्लेषण करके बनाया है मेरे दोस्तों। ध्यान से समझना हर एक बात, और आप आंसर दो, देखें, शाबाश, वेरी गुड। मैंने जैसे ही आंसर क्वेश्चन दिखाया आपने आंसर लिखना ही शुरू कर दिया। अब देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया मेरे दोस्तों, इसने कहा है ऑटोसोमी जीन में उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। फिर इसने कहा है लिंग गुणसूत्र में अधिकता के कारण। यह बात तो गलत हो गई सीधी सीधी, क्यों? क्योंकि लिंग गुणसूत्र में जब अधिकता होती है तो बीमारी होती है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, एक टर्नर सिंड्रोम और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्र की अधिकता से तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, लिंग गुणसूत्र की कमी से टर्नर सिंड्रोम होता है, तो ये दोनों ही सही नहीं है। फिर पीछे एक ही ऑप्शन बचता है मेरे दोस्तों, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब है अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, और अलिंग गुणसूत्र के जीन में गड़बड़ी से ये बीमारी होती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ऑप्शन ए सही है, और आपके भी आंसर मेरे दोस्तों वास्तव में सही आ रहे हैं, वेरी गुड। और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, देखो सबसे पहले आंसर कौन देता है। देखो बच्चों, प्रश्न आपसे जो पूछ रहा हूं वो ध्यान से सुनना। प्रश्न है, उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? जल्दी आंसर दीजिएगा, उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये हमारे जो सैनी बंधु है, ठीक है, यह वास्तव में अपने आप में अद्वितीय है, ठीक है। मैं जैसे ही प्रश्न पूछता हूं तब तक आपके आंसर तैयार होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चाहे मुकेश हो, चाहे हमारे कुमावत बंधु हो, रमेश कुमावत हो, विक्रम हो, ये मिस्टर राठौड़ है, ठीक है, सुरेंद्र राठौड़ के द्वारा हमेशा ही बिल्कुल सही शालिनी जांगिड़ है, ठीक है। आप वास्तव में जो है ना, ये हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंटों का समूह है, ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें वास्तव में आप जो है पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, निम्न में से अधिशोषक कौन से हैं? तो आपके बिल्कुल आंसर सही है, ह्यूगो डी वेरिच, और उसने इवनिंग प्रिमरोज नाम के पौधे पर काम किया था। निम्न में से अधिशोषक, किसको अधिशोषक कहोगे? अधिशोषक का मतलब क्या है? अधिशोषक का मतलब है जो चीजों को एक तरह से मैं ये कहूं कि अधिशोषण, एब्जॉर्व करना, एक तरह से सोखना, ठीक है। तो बताओ इनमें अधिशोषक के रूप में कौन है? सेलुलोज है, अगार है, कि ए और बी दोनों है, कि इन दोनों में से कोई नहीं है? जल्दी बताओ, देखे, शाबाश, जल्दी बताइए, सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल मेरे दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी मेरे दोस्तों ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा से पौधों को सबसे आसानी से कौन सा जल मिल जाता है? यह तो आप सभी को मालूम है कि सबसे आसानी से जो जल मिल जाता है वो कैसी का जल है मेरे दोस्तों, याद रखना। और ये एक इस तरह का प्रश्न है जो एक बार आपके बीएससी नर्सिंग में आया भी था और फिर ये डिलीट भी हुआ था ये प्रश्न, क्योंकि इसके ऑप्शन से रिलेटेड कुछ मिस्टेक थी। अब सुनिएगा, बिना निषेचन के ही नए पौधे के विकास को क्या कहते हैं? कितना आसान प्रश्न है, देखो, बिना निषेचन के ही नया पौधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? आप खुद ही आंसर दोगे, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा मेरे दोस्तों। बिना निषेचन के अगर कोई नया पौधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहोगे? अनिषेच कहोगे, कि अनिषेक जनन कहोगे, कि असंग जनन कहोगे, कि सूक्ष्म प्रवर्धन कहोगे? पहले तो सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब समझ लो। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब तो यह होता है कि पौधे का कोई एक छोटा भाग लिया और उससे नया पौधा बना दिया, ठीक है ना, वो होता है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है ना, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। ये तो अपने आप में ऑप्शन ए तो गलत है, तो यहाँ तो सीधा ऑप्शन बी और सी में से सही है। बताओ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश भाई। आगे बढ़ते हैं, आप सभी के आंसर सही है। बिना जो है निषेचन के कोई जीव बनेगा तो उसे अनिषेक जनन ही कहेंगे। अब देखो 13वां प्रश्न है, निम्न में से पारगम्य कौन है? पारगम्य कौन है, ठीक है। पहले तो मैं दो चीज यहाँ पे लिखना चाहता हूं जिससे आपकी काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पारगम्य पूछा है और मुझे मालूम है कि जल्दबाजी में बहुत से बच्चे कोशिका झिल्ली से ही करेंगे, सेल मेम्ब्रेन,
परमिएबल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन तो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। यहाँ चयनात्मक पारगम्य नहीं पूछा है, यहाँ सेलेक्टिव परमिएबल नहीं पूछा है, यहाँ परमिएबल कौन होती है ये पूछा है मेरे दोस्तों। तो परमिएबल कौन होती है जल्दी बताओ, शाबाश, वेरी गुड मेरे शेरो, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ परमिएबल कौन होगी, कौन होगी बताओ, ऊपर वाला सही कि नीचे वाला ऑप्शन सही, बताओ 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 जल्दी, बिल्कुल सही, सेल वॉल इज राइट आंसर, वेरी गुड शाबाश। जबकि ये कोशिका झिल्ली है। टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं मालूम है आपको, टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, क्यूटिकल किसको कहते हैं बताओ, क्यूटिकल। अरे भैया पत्ती जो होती है ना, पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक पतला मोम के जैसा आवरण होता है, उसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है ना। और क्यूटिकल जल हानि को रोकती है, ये तो पानी को बाहर जाने से रोकती है, ये तो अपारगम्य है, ठीक है। टोनोप्लास्ट मेरे दोस्तों जो रिक्तिका होती है ना, वैक्यूल की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आपको पता है ही, तो यहां सही आंसर है आपका कोशिका भित्ति। हर एक प्रश्न से मैं 4-4 नए प्रश्न दे रहा हूं आपको, ठीक है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए मेरे को बताओ, ठीक है। साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, ये तो आप बता दोगे, मुझे पता है। साल्विया में परागण किस विधि के द्वारा होता है, पोलिनेशन इन साल्विया, मेथड बताना है पोलिनेशन का मेरे दोस्तों। पोलिनेशन के 3 बड़े मेथड है, एक तो वायु के द्वारा, एक जल के द्वारा और एक जंतुओं के द्वारा। और जंतुओं में कीट स्पेसिफिक, तो कीट परागण, वायु परागण, जल परागण। तो आप मुझे बताओ साल्विया में किस प्रकार का परागण होता है, वेरी गुड शाबाश, कीट परागण होता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे आते हैं। और साल्विया का पुष्प द्विओष्ठीय होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। उत्परिवर्तन की क्रिया में जब एडिनिन को थाइमिन हटाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, एडिनिन को कौन हटाए, थाइमिन, मतलब प्यूरिन को पिरिमिडिन हटाए तो उसे क्या कहोगे, क्या कहा गया है, जब प्यूरिन को कौन हटाए, पिरिमिडिन। मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया मेरे दोस्तों, ठीक है ना, मैंने उत्परिवर्तन की इस क्रिया पर वीडियो बनाया है, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है जानते हो, जैसे मान लो यहाँ एडिनिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, जैसे ये कोड है, फिर आगे कोड है CCG। अब मान लो कि यहाँ से मेरे दोस्तों ग्वानिन डिलीट हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर कोड जो है, जो कोड होना चाहिए था AGC, अब कोड के पढ़ने का क्रम चेंज हो जाएगा, ACC हो जाएगा, एक नए तरह का कोड बन जाएगा, मतलब फ्रेम बदल जाएगा, उसे फ्रेम शिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। जब तो कोई नाइट्रोजनी सार डिलीट हो या ऐड हो ना, तब उसे फ्रेम शिफ्ट कहेंगे। अनुलेखन तो एक अलग ही मसला है मेरे दोस्तों। अनुलेखन का मतलब तो होता है DNA से mRNA का निर्माण, अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन सही है कि ट्रांसवर्जन सही है, जल्दी बताओ शाबाश। सबसे पहले आंसर किसका आएगा पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे इंटेलिजेंट है। यहाँ पे 2-3 चीजें आपके सामने और रखना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। हमारी टीम ने ये जो मैं अभी आपको BSc नर्सिंग RUHS का जो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये 10 नंबर मॉडल पेपर है। इस प्रकार के हमारी टीम ने 15 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये नंबर फोन पे, गूगल पे से जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों, पेटीएम से, तो आप इस नंबर पे 100 रुपये भेज करके और तुरंत इसी नंबर पे व्हाट्सअप है तो उस पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपके ऊपर इस प्रकार के मॉडल पेपर की सीरीज मिल जाएगी। हर एक प्रश्न का आपको साथ में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा मेरे दोस्तों। तो निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपको हमेशा लाइव कक्षाएं देते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपसे इन चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं ले रहे। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या होगा, ट्रांसवर्सन आपका आंसर होगा। तो ट्रांजिशन में क्या होता है बता सकते हो आप, ट्रांजिशन में क्या होता है, ट्रांजिशन में एडिनिन को ग्वानिन हटाता है और साइटोसिन को थाइमिन हटाता है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है। मेरे दोस्तों, गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि भी है, रासायनिक विधि भी है और शल्य क्रिया, ये 3 मुख्य रूप से विधि है, ठीक है ना। प्राकृतिक विधि जैसे भौतिक विधि भी कह सकते हो आप। अब सुनिएगा, तो प्राकृतिक विधि का मतलब ये है कि जिसमें बाहर से आप कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, ठीक है, एक रोधक उपाय भी है। तो अब ये कंडोम क्या है मेरे दोस्तों, निरोध,
ये तो बेरियर है, ये तो इसे तो रोधक बोलते हैं, रोधक। तो अगर आपसे यूं पूछते हैं ना कि गर्भ निरोधक का रोधक उपाय क्या है, तो कंडोम आता, सहेली गोली, ये तो एक तरह से मेरे दोस्तों रासायनिक उपाय है। स्टेरॉइड पिल्स, पिल्स भी गोलियों को ही बोलते हैं, ये भी रासायनिक उपाय है। तो अब सही आंसर कौन सा होगा? प्राकृतिक उपाय कौन सा है मेरे दोस्तों? आवधिक संयम। अब आप कहोगे सर आवधिक संयम का मतलब क्या होता है? तो सुनो, एक महिला है, ठीक है, और वो उसके मान लो 2 संतान है, एक दंपति के पहले से ही 2 संतान, अब वो और बच्चों को नहीं चाहते, तो फिर उन्हें उन दिनों में यौन संबंध नहीं बढ़ाना जिन दिनों में महिला की अंडवाहिनी में अंडाणु आता है। तो महिला की अंडवाहिनी में अंडाणु आर्तव चक्र के कौन से दिन आता है मेरे दोस्तों? 14वें दिन आता है। तो 14वें दिन अगर आता है तो जिस दिन महिला में ब्लीडिंग शुरू होती है उसे पहला दिन मानते हैं हम। उस दिन से 14वां दिन जो है, 14वें दिन अंडाणु आता है, तो 14वें दिन से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद का समय रिस्क पीरियड कहलाता है। मतलब मेरे दोस्तों आवधिक संयम का मतलब यह है कि 11वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक अगर वो महिला यौन संबंध नहीं बढ़ाती है तो वो गर्भ निरोधक बने रहने की उसकी संभावना ज्यादा होती है। और वो अगर इन दिनों में यौन संबंध बढ़ाएगी तो इन दिनों में महिला के अंडवाहिनी में अंडाणु पहले से ही मौजूद होता है और वहां शुक्राणु आएगा तो फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, अब है एमआरआई का पूरा नाम। सबसे लास्ट टॉपिक है मेरे दोस्तों जिसमें बहुत सारी टेक्निक दी गई है। तो एमआरआई का पूरा नाम क्या होगा बताओ, देखें, जल्दी बताइएगा। मल्टीपल रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेडियो इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या फिर मल्टीपल रेडियो इमेजिंग? जल्दी बताइएगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताइएगा। आपके जो लास्ट टॉपिक है, एक तो उसमें एमआरआई के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, एक इसके अलावा मेरे दोस्तों ईसीजी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी आप देख लेना, ठीक है ना, एक अल्ट्रासाउंड, ठीक है मेरे दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के बारे में भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा सीबीसी यानी ब्लड रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो भी यहाँ पर दी हुई है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। मूंगा सिल्क किस रेशम कीट से प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क जो है, देखिए सिल्क जो है इस रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, सीधी सी बात है। तो बॉम्बिक्स मोराई से कौन सा सिल्क प्राप्त होगा मेरे दोस्तों? तो बॉम्बिक्स मोराई से तो मूंगा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर आपका सही आंसर होगा एटकेस रेसिनी। अब देखिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किस रोग में अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विकृत हो जाती है, बोथरी हो जाती है? ठीक है, आपने देखा होगा मेरे दोस्तों बहुत से लोग पुराने समय में एक दूसरे व्यक्ति को ताना देते थे कि तेरे तो घर में कुष्ठ हो, कोढ़ हो। कुष्ठ बीमारी जो है मेरे दोस्तों काफी संक्रामक भी है, ठीक है ना। आज के समय में आपको कुष्ठ का रोगी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अपने देश में कुष्ठ का काफी हद तक निवारण हो चुका है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों कुष्ठ रोग ही एक ऐसा रोग था जिसमें अंगुलियां विकृत हो जाती है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। क्षय रोग तो किसको कहते हैं आप? टीबी को कहते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके अलावा न्यूमोनिया और यह है आपका टिटेनस, ठीक है। अब सुनिएगा, मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षी अनुक्रिया में योगदान देती है? तो ऐसी कोशिका का नाम बताना है आपको जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऐसी कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है मेरे दोस्तों? वो तो है बी लिम्फोसाइट, है कि नहीं? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती है, जबकि आपकी जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब जीनोम किसको कहते हैं? जीनोम, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको हाल ही में। जीनोम किसको बोलोगे आप? बताइए, शाबाश, वेरी गुड मेरे दोस्तों। तो विजय एजुकेशनल न्यूज के द्वारा मेरे दोस्तों रेगुलर आपको हमेशा 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव कक्षाएं दी जा रही है, लेकिन आज मैं आपको आपके समक्ष में लाइव नहीं आकर के और मैं इस लाइव पेपर सॉल्यूशन को करवा रहा हूं,
ठीक है ना। तो आज कैमरे के उस और आपको केवल और केवल पेपर ही दिखेंगे। पेपर इसलिए क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर एक बार हमें पेपर का पैटर्न बताओ, किस प्रकार का पेपर आता है। तो ये मैंने पेपर बताया है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं अलग से इंग्लिश का पेपर, मॉडल पेपर बता दूंगा। अब प्रत्येक सप्ताह में एक दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इनके पेपर में जरूर आपको दिखाता रहूंगा, जिससे चीजें क्लियर होगी। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार के हमारी टीम ने 15 मॉडल पेपर तैयार किए हैं और 5 मॉडल पेपर और तैयार हो रहे हैं। तो आपको यदि ये मॉडल पेपर लेने हैं तो आप जरूर लीजिएगा मेरे दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा। तो जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये बात अगर कहीं पे लिखी हुई है, द्विगुणित जहां लिखा हुआ है उसे तो आप तुरंत गलत कर दीजिए। जीनोम के लिए द्विगुणित शब्द का यूज नहीं करते। तो अगुणित गुणसूत्र समुच्चय, फिर नीचे लिखा है अगुणित गुणसूत्र समुच्चय पर कुल गुणसूत्रों की संख्या। तो आपको याद रखना है अगुणित गुणसूत्र समुच्चय को ही हम बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों? अगुणित गुणसूत्र समुच्चय को हम जीन कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही है। अब सुनिएगा, यहाँ पर पराग कोश की सबसे भीतर वाली स्तर टेपिटम जो है उसका क्या काम है मेरे दोस्तों? देखिएगा, पराग कोश के अंदर पहले तो स्तर कितने हैं? 4 स्तर है। 4 कौन कौन से स्तर है मेरे दोस्तों? सबसे बाहरी बार तो एपिडर्मिस होती है, फिर अंदर एंडोथीसियम होती है, फिर अंदर मिडल लेयर होती है और सबसे अंदर टेपिटम होती है मेरे दोस्तों। और टेपिटम के अंदर की तरफ आपके पराग कण बनते हैं। ठीक है, तो पराग कोश जो है वो 4 प्रकार के स्तरों से ढका हुआ है। बाहरी बार क्या है? एपिडर्मिस है मेरे दोस्तों। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडल लेयर, मिडल लेयर के अंदर ये टेपिटम होती है। और टेपिटम के जस्ट अंदर की तरफ आपके पराग कण बनते हैं मेरे दोस्तों, पोलेन ग्रेन बनते हैं। तो ये टेपिटम क्या करती है कि पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। याद रखना, और आपके आंसर भी बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, शाबाश। पराग कणों को क्या प्रदान करती है? टेपिटम पोषण प्रदान करती है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब इसके बाद में C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद। पहले तो आपको एक जानकारी याद होनी चाहिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है। आप सभी को आंसर देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, शाबाश। तो मेरे दोस्तों याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें एक होता है C3 चक्र, दूसरा होता है C4 चक्र। तो C3 चक्र भी चलता है और C4 चक्र भी चलता है। ठीक है ना। तो जो C3 चक्र चलता है इनमें तो क्या होता है कि सबसे पहला जो उत्पाद प्राप्त होता है मेरे दोस्तों वो 3 कार्बन वाला, और जिन पौधों में C4 चक्र चलता है उनमें पहला जो उत्पाद है वो 4 कार्बन वाला। तो C3 चक्र के अंदर 3 कार्बन वाला जो उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? शाबाश, वेरी गुड। सभी का आंसर PG आ रहा है। फॉस्फोगिल्सरिक एसिड, फॉस्फोगिल्सरिक एसिड कहाँ पे आंसर है? देखो देखे PG आंसर कहाँ पे है? PG है, PG है, ऑप्शन डी, वेरी गुड, शाबाश। अब जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार कौन सा होता है? जीव द्रव्य श्वसन के अंदर तो जितने भी घटक है वो सभी क्रियाधार ही है। तो देख लो आप, वसा भी है, प्रोटीन भी है, शर्करा भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? बताओ देखें। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीव है उनकी सक्रियता के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो मोलिब्डेनम मेरे दोस्तों जरूरी है, सबसे ज्यादा। तो आप याद रखना, ठीक है। वैसे आयरन भी मदद करता है लेकिन जरूरी मोलिब्डेनम। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो हार्ट है, इस हार्ट का जो विकास है वो किस लेयर से होता है? अब एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। हमारा हृदय, हमारी स्किन, हमारी किडनी, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है ना, हर एक सिस्टम के ऑर्गन की उत्पत्ति आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अगर आप उत्पत्ति याद रखोगे तो एक उत्पत्ति से प्रश्न जरूर आएगा कि कौन सा जनन स्तर किस अंग को बनाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो मेरे दोस्तों, शाबाश। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमेशा मेसोडर्मल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? बताओ। आरबीसी का परिपक्वन, आरबीसी कहाँ बनती है? लाल अस्थि मज्जा में, वहां पे आरबीसी का परिपक्वन चलता है। और परिपक्वन के लिए विटामिन कौन सा जरूरी है? बताओ। B1, B2, B3, B4, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, या B12? बिल्कुल सही, B12 मेरे शाबाश बच्चों, B12 ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मेरे दोस्तों कुछ ही प्रश्न बचे हैं, 4-5 प्रश्न और हैं, फिर आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को आप अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी शेयर करें मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, किस रुधिर समूह के व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं? बताओ देखें, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति होगा? पहले तो आप मुझे इतना बता दो कि सीधे सीधे, अब प्लस माइनस में बच जाओ आप, पहले बताओ सार्वत्रिक ग्राही कौन है? AB। सार्वत्रिक दाता कौन है? O। पहली बात क्लियर। अब AB में भी दो होंगे, AB प्लस और AB माइनस, यानी AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो बताओ अब AB पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही है या AB नेगेटिव सार्वत्रिक ग्राही है? ये बड़ी बात है। तो अब दोस्तों याद रखना आपको, ठीक है ना, जब भी बात आती है सार्वत्रिक ग्राही की तो वो AB पॉजिटिव होगा, याद रखना। तो यहाँ जो ऑप्शन है ये गलती से, मिस्टेक से, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा AB पॉजिटिव, ये सार्वत्रिक ग्राही है, याद रखना। और सार्वत्रिक दाता कौन है? सार्वत्रिक दाता कौन है? O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है? जल्दी बताना देखे, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव? जल्दी बताओ देखे, सार्वत्रिक दाता कौन है? मत्स्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मत्स्य मछलियां, फिशेज। तो फिश में एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट कौन सा है मेरे दोस्तों? तो फिश जो है वो पानी में रहती है, और जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ मेरे दोस्तों क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, शाबाश, अमोनिया, वेरी गुड। और मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, ठीक है। तो पानी में रहने वाले जीव जो है वो अमोनिया का त्याग करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है जो सबसे ज्यादा जहरीला और विषैला होता है? शाबाश, अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला होता है, और इससे कम विषैला यूरिया। सबसे कम विषैला कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। तो बताओ ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जिसे बाहर ठोस अवस्था में गोलिका के रूप में निकाला जाता है? यूरिक अम्ल। याद रखना मेरे दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में, मानव की किडनी किस प्रकार की होती है? बताओ देखें, मनुष्य की किडनी किस प्रकार की होती है? मेटानेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिक कि मीजोनेफ्रिक? इन तीनों में से आंसर है। देखो, प्रोटोनेफ्रिक का मतलब सबसे प्राचीन, जिसका सिस्टम हिला डुला है, ठीक है। मीजो का मतलब ठीक ठाक, और मेटा का मतलब बहुत ज्यादा डेवलप। तो बताओ आप, हमारी किडनी किस तरह की है? हमारी किडनी है मेटानेफ्रिक प्रकार की, याद रख लेना मेरे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। इसके बाद में, जीर्णता तथा रंध्रों को बंद करने वाले हार्मोनों का नाम बताओ देखें। जीर्णता, जीर्णता का मतलब क्या होता है भाई? बुढ़ापा। और रंध्र बंद करने के लिए जो उत्तरदायी है हार्मोन, उसका आपको क्या बताना है? नाम। जल्दी बताओ देखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड मेरे दोस्तों। यहाँ आपका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन एंड बताइए जिब्रेलिन। कान के अंदर जो अस्थि मेलियस है उसका आकार कैसा होता है? पहले तो आप मुझे बताओ, कान में कुल अस्थियां कितनी हैं? एक कान के अंदर 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीस। मिस याद रखना मेरे दोस्तों, मेलियस जो है वो हैमर शेप की होती है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़े के आकार की होती है मेलियस, ठीक है ना। जबकि स्टेपीस जो होती है ना, वो स्ट्रिप शेप की होती है, पाने के आकार की, ठीक है। और इनकस जो है एनुअल शेप की होती है मेरे दोस्तों, सॉरी, वो खुरपे के आकार की, ठीक है, याद रखना। तो इनके बारे में आप याद रखा करो, ये 3 हड्डियां, इनका आकार जरूर पूछा जाता है। तो हैमर शेप कौन है? मेलियस। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं गोल्डन राइस की। वेरी गुड, शाबाश, क्या प्रश्न बनाया है दोस्तों। और ये प्रश्न कई बार सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके बीएससी नर्सिंग का। गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में किसकी पूर्ति के लिए जीन पाए जाते हैं? बताओ देखे, विटामिन A, C, D, E और B। कौन सा विटामिन? विटामिन A, बिल्कुल सही है। लेग्यूम पौधों की मूल की जो ग्रंथि इकाएं होती है उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? अरे लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा? बोलो देखे, शाबाश, राइजोबियम।
ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। प्रोटीन की पहचान में कौन सी ब्लोटिंग तकनीक काम में आती है? तो मेरे दोस्तों, जब हम ब्लोटिंग की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन कौन सी ब्लोटिंग है? तो ब्लोटिंग के अंदर एक होती है वेस्टर्न, एक होती है सदर्न और एक होती है नदर्न वेस्टिंग ब्लोटिंग। तो मेरे दोस्तों, जब साउदर्न ब्लोटिंग की बात की जाती है तो वो ब्लोटिंग होती है डीएनए की, ठीक है ना। फिर नदर्न वेस्टिंग की बात की जाती है वो आरएनए की, और वेस्टर्न ब्लोटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो प्रोटीन की होती है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, प्रोटीन के लिए हम नदर्न जो है ब्लोटिंग की बात करते हैं। अब सबसे लास्ट प्रश्न पे आ चुका हूं, और सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सभी को मालूम है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। पिछले 10 सालों से बायोलॉजी के सेक्टर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्टर में ये टीम काम कर रही है, और साथ ही साथ आपके लिए हमारे से जितना सपोर्ट बन पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि 45 दिनों का आपके पास समय है मेरे दोस्तों, और हम इन 45 दिनों में आपके लिए जी जान फुल मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देंगे। और अब भी मैंने भी बहुत सारे पेपर के सॉल्यूशन रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको 2-2 वीडियो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया हो सके। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो मेरे दोस्तों, समय बहुत कम है आपके पास में, और एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट वीक तक होने की पूरी संभावना है। बाय द वे, 5-7 दिन एग्जाम अगर आगे खिसक भी जाता है तो भी आप केवल 45 दिन मानिएगा, आपके पास 1.5 महीने हैं। और मैं हर एक बच्चे से कहूंगा कि मैंने जो मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। हर एक बच्चा मॉडल पेपर जरूर खरीद लें। ये मौका, ये समय आपके पास में दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। अभी के अभी तुरंत आप इस नंबर पे 100 रुपये फीस भेज करके मॉडल पेपर की PDF इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मंगवाओ आप, ठीक है ना। तो 2 दिनों का और मौका है, आप तक मॉडल पेपर भेज रहे हैं, ठीक है। आप चाहे BPT के हैं, फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग, ठीक है, पैरामेडिकल, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन के हर एक कोर्स के टॉप से टॉप मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, जिसमें विशेषकर हमारे BSc नर्सिंग के बच्चों के लिए, चाहे आप एम्स से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे RUHS से करना चाहते हैं, हमारे द्वारा फुल सपोर्ट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन कर लो, वहां पर हर एक जानकारी, नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध होते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।